नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के रेडियो जयघोष पर मैं समरीन आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम में। हर साल 12 जून को हम बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं और इस दिन की शुरुआत हुई थी सन 2002 में और बाल श्रम निषेध दिवस का प्रस्ताव रखा था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने और इसके माध्यम से हम वैश्विक स्तर पर बाल श्रम को रोकने की कोशिश करते हैं। तो बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हम के प्रेसिडेंट और साथ ही साथ लखनऊ चाइल्ड लाइन के आप डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंशु मालिक जी। नमस्कार समरीन जी। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी आपसे कि चाइल्ड लाइन किस तरह से काम करती है। समरीन जी, चाइल्ड लाइन ये भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना है जो कि टेलीफोन आउटरीच सर्विस है और इसका टोल फ्री नंबर है 1098। हम लोग कहते हैं 1098 बच्चों के हो गए ठाट। कोई बच्चा किसी परेशानी में है तो फोन कर सकता है 1098 पे। कोई कंसर्न्ड इंडिविजुअल जिसको किसी बच्चे की चिंता है वो फोन कर सकता है, या हमें पुलिस से भी फोन आते हैं, जनसाधारण से भी फोन आते हैं। और 1098 पर जब फ़ोन आते हैं तो वो कॉल सेंटर है हमारा गुड़गांव में। कॉल सेंटर पे घंटी बजती है, वो उस पूरा पता करते हैं क्या परेशानी है, बच्चा कहाँ पर है, और जिस जगह बच्चा है उस जगह की चाइल्ड लाइन को ये ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जैसे लखनऊ में चाइल्ड लाइन ह्यूमन यूनिटी मूवमेंट हमारी संस्था है जो कि 2005 से चला रही है। इसी तरह से NGOs के माध्यम से विभिन्न ज़िलों में चाइल्ड लाइन का संचालन अभी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में लगभग 60 ज़िले हैं। पूरे देश में बात करें तो 600 से ज़्यादा ज़िले हैं जहाँ पर चाइल्ड लाइन चल रही है। धीरे धीरे पूरा आच्छादन हर एक ज़िले में इसका हो जाएगा। जब वो फ़ोन हमारे पास उसके जो सूचना आती है कॉल सेंटर के माध्यम से, तो हमारे वॉलंटियर्स तत्काल उस स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ बच्चा होता है, उसको वहाँ से लेते हैं और उसको जिस भी मदद की ज़रूरत हो, यदि उसका घर नहीं है तो उसको आश्रय की बात करते हैं, यदि वो घर से खो गया है तो उसको पुनर्वापसी घर में करने की बात करते हैं, मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, शोषण से बचाव की ज़रूरत है, जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए चाइल्ड लाइन के वॉलंटियर्स होते हैं। लेकिन बीच में एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो होती है। जब भी बच्चा हमें मिलता है 24 घंटे के अंदर हमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ये निर्णय करती है कि उस बच्चे के बारे में हमें क्या करना है और उनके निर्देशों पर हम जैसा उनका निर्देश होता है वो कार्य करते हैं। सर, आपने बताया कि हम 1098 पे कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर हम किसी बाल श्रमिक को देखें, लेकिन इसमें जब कॉल करता है जो आप तक सूचना पहुंचा रहा है, उस रिसोर्स को आप कितना कॉन्फिडेंशियल रखते हैं? जी समरीन, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ऑफिस जा रहे हैं, हम कॉलेज जा रहे हैं, हमें कोई बच्चा काम करता दिखता है जी, हमें कष्ट होता है, कोई बच्चा मुसीबत में दिखता है, हमें कष्ट होता है और हम फ़ोन करके 1098 पर सूचना देना चाहते हैं। लेकिन मन में एक ये डर भी रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाए जी, ये पता चल जाए तो ज़बरदस्ती किसी से हमारी अदावत हो जाए। तो इस आपके माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल निश्चिंत होकर 1098 पे फ़ोन करें। हम उनकी सीक्रेसी को मेंटेन रखते हैं और किसी को भी ये नहीं पता चलने पाता कि हमें किसने फ़ोन देकर सूचना करी है। तो इसलिए हम बच्चे तक ज़रूर पहुँचते हैं, लेकिन जो मददगार है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते। सर, एडोलसेंट की अगर बात की जाए तो इसे भी एक नई कैटेगरी में शामिल किया है, नया संशोधन हुआ है। किस तरह का संशोधन है और क्या है ये पूरी? जी देखिए, चाइल्ड लेबर की यदि बात करें कि चाइल्ड लेबर क्या होता है, तो 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को तो कार्य करने में ब्लैंकेट बैन है, मतलब वो कार्य नहीं कर सकते कहीं। 0 to 14। 0 to 14। और उसके बाद 14 से 18 के बीच में बच्चे जो हैं वो कार्य कर सकते हैं, लेकिन वो फैक्ट्रीज में नहीं कर सकते हैं, वो माइंस में नहीं कर सकते हैं, वो एक्सप्लोसिव्स में नहीं कर सकते हैं। ऐसी जगह जहाँ पे कि जोखिमपूर्ण व्यवसाय जो है, जहाँ पे उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की चिंता होती है, वहाँ पर वो कार्य नहीं कर सकते हैं। 14 तक के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष तक के, उनको पारिवारिक व्यवसाय में कार्य करने की छूट सरकार ने प्रदान की है। और ये पारिवारिक व्यवसाय जो हैं उसमें भी एक चीज़ ये ध्यान में रखनी पड़ती है कि ये बच्चों की शिक्षा दीक्षा चलती रहे। अच्छा। पारिवारिक व्यवसाय में ये नहीं कि आप सुबह से शाम तक उनको रगेदे रहेंगे, आप उनकी शिक्षा
के समय को छोड़कर, स्कूल के समय को छोड़कर, और जो उनकी वैकेशंस होती हैं, जैसे समर वैकेशंस हैं, विंटर वैकेशंस हैं, उसमें वो पूरे समय काम कर सकते हैं। बाकी अपने कॉलेज स्कूल जाकर, कॉलेज तो नहीं, स्कूल जाकर और उसके बाद वो कार्य कर सकते हैं। और परिवार जो है उसमें हमारे जो बच्चा है उसके माता पिता दोनों के भाई बहन शामिल है, मतलब बुआ, मामा, चाचा, ताऊ, मौसी, ये सारे लोग परिवार की श्रेणी में आते हैं। तो इन सबके यहाँ वो कार्य कर सकते हैं। और ये व्यवस्था इसलिए करी गई है कि जो हमारे परंपरागत व्यवसाय हैं उनसे बच्चे मरहूम ना रह जाएं, उनको पता रहे कि वो कैसे खानदानी हुनर जिंदा रहे, वो बहुत आवश्यक है। तो हमारी संस्कृति भी उससे प्रिजर्व रहती है, संरक्षित रहती है, और बच्चे कार्य भी सीखते हैं, अपना जीवन यापन भी आगे जाकर कर सकते हैं। सर, मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगी कि किन किन क्षेत्रों के आपको ज़्यादातर मामले मिलते हैं? जी, ये जो हमारे पास लखनऊ चाइल्ड लाइन में मामले आते हैं, यदि हम देखें जो बच्चे चाइल्ड लेबर हैं वो ज़्यादातर इधर बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, उस इलाके के बच्चे ज़्यादा हैं जो यहाँ पर बाल श्रम में लगे रहते हैं। तो उसमें हम लोग ये भी प्रयास करते हैं कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से वहाँ के जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनको इस बात की सूचना भेजी जाए कि इनको रोका कैसे जा सकता है। इनको रोकने का तरीका ये है कि वहाँ पर जो हमारी सामाजिक आर्थिक उत्थान की स्कीम्स हैं सरकार की, उनको मजबूत किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों तक वो लाभ पहुँचाए जाएं, जिससे कि उन्हें बच्चों को अपने घर से बाहर न भेजना पड़े कार्य करने के लिए। सर, अगर हम रोज़गार की बात करें तो ज़्यादातर पेरेंट्स भी अवेयर नहीं होते हैं कि वो उन्हें नहीं पता होता है कि वो अपने बच्चे से श्रम करा रहे हैं, या फिर बच्चे को इस बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। तो आपकी संस्था किस तरह से अवेयरनेस का काम करती है? देखिए, जागरूकता के लिए हम लोग ये करते हैं कि स्कूलों में और जो कैंप्स वगैरह NSS NCC के होते हैं वहाँ पर हमारे चाइल्ड लाइन के वॉलंटियर्स जाते हैं। वहाँ उनको ये बताते हैं कि बाल श्रम क्या है और बाल श्रम कराने में रादर एम्प्लॉयर को क्या नुकसान है। क्योंकि अगर बाल श्रम करते कहीं पर कोई बच्चा पकड़ा गया, उसको रेस्क्यू किया गया, तो उस एम्प्लॉयर को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश से 20,000 रुपये फाइन तत्काल पड़ता है। और ये जो 20,000 रुपये फाइन होता है, इसमें कुछ राज्य सरकार भी देती है, और वो एक चाइल्ड रिहैबिलिटेशन फंड बनता है। अच्छा। और वो रिहैबिलिटेशन फंड उस बच्चे की रिहैबिलिटेशन के लिए, पुनर्वसन के लिए आगे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हम बताते हैं लोगों को कि, और ये जैसे डोमेस्टिक सर्वेंट है या जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे जो बच्चे काम कर रहे हैं, ये सब भी जोखिमपूर्ण व्यवहार में आते हैं और जो व्यवसाय में आते हैं। और वहाँ पर भी घर में डोमेस्टिक सर्वेंट रखना भी अपराध है, होटलों में बच्चों से काम करना भी अपराध है। ये सब लोग नहीं समझते। हमें लगता है कि होटलों में काम करने में क्या है। जैसे अक्सर पहले एक प्रथा थी कि बच्चे को ले लिया है, उससे काम भी करा रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, ये भी मना है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, पढ़ाने के साथ अगर उससे 14 से 18 वर्ष के बीच का बच्चा है, पढ़ने के अतिरिक्त यदि वो कार्य करना चाह रहा है और जोखिमपूर्ण व्यवसाय नहीं है, तो वो कर सकता है। पर ये बचाव के लिए करते हैं, बच्चे का एडमिशन भी नहीं होता, कोई उनके पास प्रूफ नहीं। कई बार जब हम लोग जाते हैं बच्चों को रेस्क्यू करने तो ये देखते हैं। एक और चीज़ ध्यान में रखने की, जब बच्चों से आप कार्य कराते हैं, 14 से 18 वर्ष के बीच के भी जो बच्चे हैं, उनसे आप सुबह से शाम तक कार्य नहीं करा सकते। उनको 6 घंटे से ज़्यादा आप कार्य नहीं करा सकते। 3 घंटे के बाद उनको 1 घंटे का रेस्ट देना आवश्यक है। शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक काम नहीं करा सकते। पर आपने देखा होगा जो होटल और रेस्टोरेंट में, जब ढाबों में भी हम लोग देखते हैं, आप रात में 10 बजे भी कहीं हाईवे पे जाइए तो वहाँ बच्चे काम करते मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है कि अगर यदि बच्चों से कार्य कराना पड़ रहा है या बच्चों को मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो कम से कम वर्किंग आवर्स को रेस्ट्रिक्टेड रखा जाए। 3 घंटे से ज़्यादा एक स्ट्रेच में काम नहीं, 1 घंटे आराम, फिर 3 घंटे रात में, शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक काम नहीं। अंशुमाली जी, एक चीज़ और मेरे जहन में आती है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब हमारी कार जो है वो रुकती है चौराहों पर, तो वहाँ पर बच्चे आ जाते हैं, आपकी कार की खिड़की साफ़ करने लगते हैं, गाड़ी साफ़ करने लगते हैं। इस तरह के बच्चों के लिए रेस्क्यू के क्या प्रावधान हैं, या फिर ये क्या बाल श्रम में आता है? देखिए, इसको बाल श्रम
तो नहीं कहेंगे, लेकिन और ये रिस्की भी है, हाँ जिस ठीक जगह तो पे। नहीं है, रिस्की है, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, कई बार बच्चे घायल होते हैं, कई बार जो लोग सवारी से जा रहे होते हैं वो घायल हो जाते हैं। इस पे भी इसको भिक्षावृत्ति के साथ इसको ले लेते हैं, और अच्छा। भिक्षावृत्ति भी क्योंकि अपराध है तो भिक्षावृत्ति के लिए अभी हाल में ये जो महीना है मई का, इसमें लेबर विभाग की तरफ से भिक्षावृत्ति के विरुद्ध एक पूरा माह अभियान चलाकर कार्य करना है। पर भिक्षावृत्ति के कार्य करने में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनके खाली आप उनको रेस्क्यू कर लीजिए, क्योंकि दो तरह के लोग भिक्षावृत्ति में बच्चे रहते हैं। एक तो वो बच्चे जो अपने परिवार के साथ हैं, मतलब उनका पारिवारिक व्यवसाय है, ये जी। फैमिली बिजनेस है। और दूसरे वो हैं जो किसी गैंग के अंदर फंस गए हैं, उन्हें कहीं से उठा के ले आए हैं, उनसे काम करा रहे हैं, उनसे ज़बरदस्ती काम कराते हैं, समय से उनको खाना पहुंचा देते हैं, जितनी भीख मिलती है वो सब जब्त कर लेते हैं। तो इस दोनों तरह के लोग उसमें हैं। तो इसमें ये भी जानना आवश्यक है कि किस तरह के बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं, क्योंकि जो किसी गैंग में फंसे हुए हैं उनको अगर किसी तरह से हम रेस्क्यू करें तो उनका जीवन बच जाएगा। जो परिवार के साथ मिलकर कर रहे हैं उन पे भी परिवार पर सख्ती करने की आवश्यकता होती है। एक बार माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पे हम लोगों ने उच्च न्यायालय के आसपास जो बच्चे भीख मांग रहे थे उनको बच्चों को रेस्क्यू किया। उनके सारे परिवार आ जाते हैं, उनको क्योंकि पूरा ये ऑर्गेनाइज्ड है, उनके साथ 4-4 वकील आ जाते हैं। आप अभी कहीं अगर फंसे तो आप एक वकील मुश्किल से मिलता है, वहाँ 4-4 5-5 वकील ऐसे लोगों के जो ना पढ़े लिखे हैं ना कुछ हैं। फिर वहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जो लोग थे उनसे बात हुई, और उन्होंने फिर वो सीतापुर के और लखीमपुर के थे ये बच्चे जो भीख मांगने वाले, उन्होंने वहाँ के प्रधान को कहा बुलाइए, और प्रधान से फिर एक एफिडेविट लिया कि ये बच्चे पढ़ेंगे और अब की बार अगर यहाँ मिले तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इस तरह से करके थोड़ा प्रेशर उनको लगा, लेकिन वो 2-3 महीने के लिए ऐसे प्रेशर भी काम करते हैं जब तक लगातार हम उनको याद ना दिलाते रहें, और कभी कभी जब उस अपना नियम तोड़ें तो उन पे कार्रवाई की भी आवश्यकता होती है। सर, किस तरह से ऐसे बच्चों को हम मुख्य धारा से जोड़ते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक लंबे अरसे तक उनकी शिक्षा नहीं हुई होती है, तो उनका कितना मुश्किल होता है मुख्य धारा से दोबारा जुड़ पाना अपने आप को? देखिए, ये तो डिपेंड ये करता है कि वो किस जगह के बच्चे हैं और वहाँ सामाजिक आर्थिक उत्थान की स्कीम्स कितनी मजबूती के साथ चलाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त रिहैबिलिटेशन फंड जो है, इस फंड से भी उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था हो सकती है। और अभी तो कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, कल क्या बल्कि आज तो 12 तारीख है, आज ही इनॉग्रेट करने जा रहे हैं अटल विद्यालय। अच्छा। जो इस तरह के बच्चों के लिए अटल विद्यालय, जहाँ पे कि श्रमिकों के बच्चे, बाल श्रमिकों को पढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह की स्कीम्स हैं। विद्या दान स्कीम भी है लेबर विभाग की, नया सवेरा है। इन सारी स्कीम से उनको लिंक करके उनको उनका पुनर्वसन या रिहैबिलिटेशन किया जा सकता है। आपने रिहैबिलिटेशन की बात की तो मैं जानना चाहूँगी कोई एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जो आपने देखी हो किसी बच्चे की, आप हमारे श्रोताओं और दर्शकों को सुनाएं। जी, हमारा एक जो असम के जो लोग ये कूड़ा बीनने वाले काम करते हैं, वहाँ पर हमारा एक चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट NCLP का स्कूल चलता था। वहाँ पे वो बच्चे थे, कूड़ा बीनने से उनको हटाकर पढ़ाई में लगाया। फिर वो जो NCLP स्कूल में पढ़ने के बाद वो आगे पढ़े। लगातार हमने उनको मेन स्ट्रीमिंग के बाद भी सपोर्ट करते रहे, और उसमें वो बच्चा पढ़ने के बाद आज उस बच्चे ने अपनी ऑटो ले ली है, और वो अपनी ऑटो टेम्पो, बड़ी वाली जो ऑटो से बड़ी टेम्पो, वो चला रहा है और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। आज बाल श्रम निषेध दिवस है, और इस मौके पे मैं चाहूँगी जो हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? समरीन, मैसेज तो सारे दर्शकों को यही है कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों से उनका बचपना छीनने का हमें कोई अधिकार नहीं। हर एक बच्चे को खेलने का, पढ़ने का और मनोरंजन प्राप्त करने का अधिकार है। इसीलिए अपने आसपास यदि हम किसी बच्चे को कार्य करते देखें तो हम अवश्य 1098 पे सूचित करें, या लेबर विभाग का एक पेंसिल पोर्टल है। आजकल जो युवा साथी हमारे हैं वो बहुत सोशल मीडिया पे रहते हैं, वो बहुत डिजिटली एडवांस हैं। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पेंसिल पोर्टल पर जाएं, बच्चा जहां पर उनको काम करता दिख रहा है उसकी फ़ोटो खींचें, उसको अपलोड कर दें। लेबर विभाग के लोग वहां जाएंगे, देखेंगे उस बच्चे को और उस बच्चे को रेस्क्यू करेंगे। इस तरह से हम अपनी पहचान बचाते हुए बच्चे की मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुमाली जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की। और आज के दिन मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो हमारे बच्चे हैं उनका बचपना हमें बचाना है और उन्हें शिक्षा की तरफ ले जाना है। तो सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।